यदि हमारे माध्यम से आपको जरा भी फायदा पहुंचा हो तो चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके अपनी इच्छा अनुसार हमें योगदान कर सकते हैं। यह हमारी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करता है। बालकृष्ण भट्ट, बातचीत। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध में वाक्य शक्ति यानी बोलने की शक्ति के महत्व को बताया गया है। लेखक कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी सी होती। वाक्य शक्ति के बिना हम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते और ना ही दूसरों की भावनाएं समझ पाते। वाक्य शक्ति के दो रूप हैं, भाषण और बातचीत। भाषण का उद्देश्य होता है श्रोताओं के मन में उत्साह पैदा करना, जबकि बातचीत का उद्देश्य होता है मन को प्रसन्न करना और दिल जीतना। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष प्रकट होते हैं। एडिशन का मत है कि सच्ची बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच संभव है, क्योंकि 3-4 लोगों की बातचीत प्राय औपचारिक होती है। लेखक बताते हैं कि यूरोप के लोग बातचीत की कला, आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन में बहुत निपुण हैं। वे इतनी समझदारी से बात करते हैं कि सुनने वाले उनसे प्रभावित होते हैं। हम बातचीत के द्वारा किसी के हृदय को जीत सकते हैं तथा किसी के क्रोध को शांत कर सकते हैं। कहा गया है कि हमारी जीभ कैंची की तरह चलती है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो बातचीत के द्वारा हम अपने शत्रु को भी अपना सकते हैं। इसीलिए वाक्य शक्ति ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, जिसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यह कहानी 5 भागों में विभाजित है। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का लहन सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का अपने मामा के लिए दही लेने आया था और लड़की घर की रसोई के लिए सामान लेने आई थी। दोनों दुकान पर एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी पहचान बताते हैं। सामान लेकर लौटते समय लड़का मुस्कुराकर लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की धत कहकर भाग जाती है। यह सवाल वह कई बार पूछता है और लड़की हर बार यही जवाब देती है। एक दिन जब लड़के ने फिर पूछा तो लड़की ने इसका उल्टा जवाब दिया। उसने कहा, हाँ हो गई कल, देखता नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। और इतना कहकर वो भाग गई। यह सुनकर लड़का हैरान और उदास हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और 25 वर्ष बाद लहन सिंह प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर 77 राइफल्स में जमादार बन चुका होता है। छुट्टी से लौटते समय वह अपने सूबेदार हाजरा सिंह के घर जाता है, जहां सूबेदारनी उसे एकांत में बुलाकर कहती है, मेरे पति और मेरे बेटे बोधा का ध्यान रखना। लहन सिंह पहचान लेता है कि यह वही लड़की है जिससे वह बचपन में मिला था। वह सूबेदारनी के प्रति अपने पवित्र प्रेम और वचन को निभाते हुए युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति देकर भी हाजरा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के दौरान दिया था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया उनका यह भाषण ऐतिहासिक माना जाता है। इसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत है। पूरा भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। वे लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह आंदोलन केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संपूर्ण क्रांति था। जयप्रकाश नारायण ने युवाओं से कहा कि हम बूढ़े हो गए हैं, देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। वे ऐसे नेता नहीं बनना चाहते थे जो दूसरों की भाषा बोलें या किसी और के इशारे पर चलें। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी और उसी वर्ष वे मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित हुए थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, मैंने लेनिन से यही सीखा कि किसी गुलाम देश के कम्युनिस्टों को अपनी आज़ादी की लड़ाई से अलग नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का उद्देश्य था देश से भ्रष्टाचार को मिटाना, अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, जनता को यह समझाना कि लोकतंत्र जनता का शासन है, राजनीतिक दलों का नहीं।
जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन अहिंसक और निर्दलीय नॉन पॉलिटिकल हो। इन समितियों का कार्य केवल शासन से संघर्ष करना नहीं बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध लड़ना भी था। गांवों में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी और छोटे छोटे अन्यायों को दूर करने के लिए ये समितियां कार्य करती थी। ये समितियां स्थायी रूप से कायम रहें और केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सुधारों के लिए भी काम करे। यही संपूर्ण क्रांति का असली लक्ष्य था। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इसमें उन्होंने स्त्री और पुरुष के गुणों और समाज में दोनों के बीच किए जाने वाले भेदभाव के बारे में बताया है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का ऐसा रूप है जिसमें आधा भाग पुरुष का और आधा भाग नारी का है। इसका मतलब है कि नारी और पुरुष दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दिनकर जी बताते हैं कि समाज हमेशा नर और नारी को अलग मानता आया है, लेकिन असल में दोनों समान हैं। नारी की पराधीनता तब शुरू हुई जब इंसान ने खेती करना सीखा। तब से पुरुष बाहर के कामों में लग गया और नारी घर तक सीमित हो गई। इस तरह वह पुरुष पर निर्भर बन गई, जैसे लता पेड़ पर टिकी रहती है। दिनकर जी बताते हैं कि कुछ लोगों ने अपने सुख के लिए नारी का सहारा लिया और कुछ ने उसे बेकार समझकर दूर कर दिया। बुद्ध और महावीर ने औरतों को भिक्षुणी बनने का हक तो दिया, लेकिन बाद में ये सोच फैल गई कि नारी रूप में मुक्ति नहीं मिल सकती। यह भेदभाव की सोच थी। कई कवियों और लेखकों ने औरतों को बुरे शब्दों से भी पुकारा है। प्रेमचंद ने कहा कि जब पुरुष नारी के गुण अपनाता है तो देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब पुरुष के गुण अपनाती है तो राक्षसी कहलाती है। दिनकर जी कहते हैं कि असल में नारी और पुरुष एक ही तत्व के दो रूप हैं। गांधी जी ने भी अपने जीवन के आखिरी दिनों में नारीत्व की साधना की थी। उनकी पोती ने एक किताब लिखी थी, बाबू मेरी माँ है। नारी में दया, ममता, सहनशीलता और साहस के गुण होते हैं जो समाज को संभालते हैं, जबकि पुरुष में कठोरता और रूखापन ज्यादा होता है। इसीलिए पुरुष की कोमलता की कमी को नारी पूरा करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यही अर्धनारीश्वर का असली अर्थ है। कहानी रोज। लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रोज कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इस कहानी में लेखक 4 साल बाद अपने दूर के रिश्तेदार की बहन मालती से मिलने जाते हैं। दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई थी, इसीलिए उनके बीच रिश्ता भाई बहन जैसा, एक दोस्त जैसा था। जब लेखक उसे आखिरी बार मिले थे तब वह एक लड़की थी, लेकिन अब वह शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। मालती की शादी को 2 साल हो चुके हैं। उसके पति का नाम महेश्वर है, जो पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। वे रोज सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं और दोपहर 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। दोपहर में छुट्टी रहती है, फिर शाम को कुछ देर मरीजों को देखने जाते हैं। कहानी में गैंग्रीन नामक बीमारी का उल्लेख है, जो कांटा चुभने पर ध्यान न देने से होती है। उसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। कहानी में एक मरीज का पैर गैंग्रीन के कारण काटना पड़ा था। मालती का जीवन एक व्यस्त गृहिणी का जीवन था। वह अपने पति के खाने के बाद ही लगभग 3 बजे खाना खाती थी। उसका छोटा बेटा टिटी बहुत रोता था। एक रात वह पलंग से गिर गया तो मालती ने बच्चे को उठाते हुए कहा, इसे चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। लेखक को मालती और उसके घर में एक अजीब सी शांति और थकान भरा माहौल महसूस होता है, जैसे उनका जीवन रोज एक ही चक्र में घूम रहा हो। रात के 11 बज चुके थे, सब सो चुके थे, लेकिन लेखक के मन में उस घर की नीरस दिनचर्या की छाया बनी रहती है। एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक भगत सिंह हैं। इसमें उनके द्वारा लिखा गया लेख विद्यार्थी और राजनीति तथा उनके घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम लिखा गया पत्र शामिल हैं। अमर शहीद भगत सिंह हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे। अपने लेख में वे कहते हैं कि छात्रों को अपने दायित्वों का पालन पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए। उन्हें सच्चाई, निष्ठा और नैतिकता को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए और पूरी लगन से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।
वे ये भी कहते हैं कि छात्रों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देश के भविष्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। दुर्भाग्य से विद्यार्थियों से कॉलेज में प्रवेश के समय यह शर्त लिखवाई जाती है कि वे राजनीति में भाग नहीं लेंगे, जो गलत है। भगत सिंह का मानना है कि जब देश को आवश्यकता हो तब विद्यार्थियों को तन मन धन से देश की सेवा करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन का बलिदान भी गर्व से देना चाहिए। अपने पत्र में भगत सिंह लिखते हैं कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह कायरता का कार्य है। कोई भी सच्चा मनुष्य या क्रांतिकारी आत्महत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। वे बताते हैं कि उन्होंने और उनके साथियों ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य देशहित में किया था, ताकि जनता की सोई हुई चेतना जगा सके। भगत सिंह ने 14 वर्ष की आयु से ही क्रांतिकारी मार्ग अपनाया और जेल की यातनाएं झेलते हुए भी अपने विचारों से कभी पीछे नहीं हटे। अंततः उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी का वर्ण किया। उनका मानना था कि परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है और क्रांति सतत प्रयास, त्याग और बलिदान से ही उत्पन्न होती है। ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। यह उनकी निबंध पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है। यह निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु तीनों पर आधारित है। इसमें लेखक ने गंडक नदी को केंद्र बनाकर उसके आसपास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थलों का सुंदर वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित चंपारण की भूमि बहुत पुरानी भी है और नवीन भी। उन्होंने गंडक नदी को एक उन्मत्त यौवना वीरांगना की तरह बताया है, जो उग्र रूप से नृत्य करती है। लेखक कहते हैं कि सन 1962 की बाढ़ का दृश्य देखकर लोगों को रामचरितमानस में वर्णित कैकेयी के क्रोध की नदी याद आ गई होगी। इस निबंध में गंडक की चंचलता, शक्ति और ऐतिहासिक महत्ता का विस्तार से वर्णन है। 12वीं सदी में यहाँ कर्नाट वंश का राज्य था। उसके राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक से युद्ध करना पड़ा। जंगल कट जाने से उनका गढ़ खुल गया और उन्हें नेपाल भागना पड़ा। लेखक ने अंग्रेजों द्वारा यहाँ के लोगों और आदिवासियों पर किए गए अत्याचारों का भी वर्णन किया है। साथ ही गांधी जी के चंपारण आंदोलन और नील की खेती के विरोध में किसानों के संघर्ष का भी जिक्र किया है। गांधी जी ने बच्चों की शिक्षा के लिए बड़हरवा, मधुबन और भीतीहरवा में विद्यालय भी खुलवाए थे। निबंध में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का उल्लेख मिलता है। लौरिया, अरेराज, केसरिया और वैशाली, जहां से भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। गंडक नदी के किनारे कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चनकीगढ़ और वैशाली जैसे बौद्ध स्थल भी स्थित हैं। लेखक ने पश्चिम चंपारण की सरियामन झील का भी उल्लेख किया है, जिसके किनारे जामुन के पेड़ हैं और जिसका स्वच्छ जल औषधि बनाने में भी काम आता था। लौरिया के गढ़ और अशोक स्तंभ का भी जिक्र किया है। गंडक नदी को कई नामों से जाना जाता है: सदानीरा, चक्रा, नारायणी और महागंडक। लेखक ने इस नदी को केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति और इतिहास की साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है। सिपाही की मां, मोहन राकेश। सिपाही की मां मोहन राकेश की एक मार्मिक, दिल को छू लेने वाली एकांकी है। यह कहानी एक गरीब मां बिश्नी और उसकी बेटी मुन्नी की है, जिनका इकलौता बेटा मानक सिपाही बनकर द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर गया है। 2 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है। माँ रोज उसके आने का इंतजार करती है और मुन्नी हर मंगलवार को कहती है अपनी माँ से कि आज जरूर भैया की चिट्ठी आएगी माँ, पर चिट्ठी कभी नहीं आती। बिश्नी की उम्मीदें पूरी तरह अपने बेटे पर टिकी है। वह चाहती है कि बेटा लौटे तो बहन मुन्नी की शादी करा सके। मुन्नी को भी अपने भैया से बहुत उम्मीद है। वह चाहती है कि भैया उसके लिए सुच्चे मोती के कड़े लाएं। एक दिन कुछ औरतें बर्मा से लौट कर आती हैं। वे बताती हैं कि वहाँ की हालत बहुत खराब है। चारों ओर युद्ध, तबाही, जंगल और जान का खतरा है। यह सुनकर बिश्नी बहुत डर जाती है। रात में उसे सपना आता है कि उसका बेटा युद्ध में जानवरों की तरह लड़ रहा है और यह सोचकर उसका दिल दहल जाता है। यह एकांकी एक माँ की चिंता, प्यार और इंतजार को दिखाती है, जो अपने बेटे की खबर के लिए हर दिन तड़पती रहती है।
कहानी युद्ध की निर्दयता और माँ के दिल की पीड़ा दोनों को बहुत सच्चाई से दिखाती है। प्रगीत और समाज, नामवर सिंह। प्रगीत और समाज निबंध नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। यह उनकी आलोचनात्मक पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध में उन्होंने बताया है कि प्रगीत यानी गीतात्मक कविता समाज और कविता दोनों से कैसे जुड़ा हुआ है। लेखक कहते हैं कि प्रगीत वह कविता है जिसे गाया जा सकता है और आज के समय में कविता पर समाज का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। ऐसे माहौल में लेखक उन कविताओं की बात करते हैं जो लंबी होने के साथ साथ मानवता और भावना से भरी हों। प्रगीत काव्य में समाज की भावनाएं, संवेदनाएं और जातीय चेतना झलकती हैं। यह रूप हिंदी काव्य परंपरा में बहुत पुराना है और इसकी अपनी अलग पहचान और महत्ता है। अपनी व्यक्तिगत और आत्मपरक प्रकृति के कारण इसे लिरिक गीति काव्य कहा जाता है। ऐसी कविताएं समाज को सीधे सीधे व्यक्त नहीं करती, बल्कि मानव मन की सूक्ष्म भावनाओं को प्रकट करती हैं। आधुनिक हिंदी कविता में गीत और मुक्तक यानी छोटे कविता रूप के मेल से जो नई भाव भूमि बनी, उन्हें प्रगीत कहा गया। लेखक बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आदर्श काव्य रूप प्रबंध काव्य था, क्योंकि उसमें मानव जीवन का पूरा चित्र दिखता है। उन्होंने सूर सागर को सीमित माना क्योंकि वह गीति काव्य था। समय के साथ लोगों ने कहा कि अब लंबी कविताएं पढ़ने का समय नहीं, इसीलिए गीति काव्य यानी प्रगीत का चलन बढ़ गया। प्रगीत का दूसरा उत्थान 20वीं सदी में हुआ, जब भारत में रोमांटिक आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था। इस समय कविताओं में व्यक्तिवाद और भावनात्मक स्वतंत्रता के स्वर उभरे। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों ने राष्ट्रीयता से जुड़ी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, जिन्हें उस समय समाज से अधिक जुड़ा हुआ माना गया। इस प्रकार नामवर सिंह बताते हैं कि प्रगीत और समाज का संबंध गहरा है। प्रगीत समाज की भावनाओं को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के रूप में प्रकट करता है और यही उसकी सुंदरता और प्रभावशीलता है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि प्रसिद्ध आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने दलित और पिछड़ी जातियों के दुखद जीवन का सच्चा चित्र प्रस्तुत किया है। लेखक चूहड़ा जाति से थे, इसीलिए उन्हें बचपन से ही भेदभाव और अपमान झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें दूसरे बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। हेडमास्टर कलीराम ने उन्हें एक दिन झाड़ू लगाने का आदेश दिया। लेखक को 3 दिन तक पूरे स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ी। उनके पिता जब स्कूल पहुंचे और यह दृश्य देखा तो बहुत नाराज हुए और हेडमास्टर से बहस की। लेखक बताते हैं कि उनके पिता उन्हें प्यार से मुंशी जी कहते थे और घर में सभी उन्हें बहुत चाहते थे। उनकी माँ गांव के उच्च जातियों के घरों और मवेशियों के बाड़ों की सफाई का काम करती थी। पूरे साल मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 12-13 किलो अनाज मिलता था। शादी ब्याह या भोज के बाद जब लोग खाना खा लेते थे तो उनके बचे हुए खाने जूठन को चूहड़े लोग घर ले जाकर सुखा लेते थे और वहीं उनका भोजन बनता था। उनके लिए भूसी मिला हुआ आटा देकर रोटियां बनाई जाती थी, यानी उन्हें हमेशा अपमान और गरीबी में जीना पड़ता था। मरे हुए जानवर उठाने और उनकी खाल निकालने का काम भी इसी जाति के लोग करते थे। खालें बेचने पर मुश्किल से 10-15 रुपए ही बचते थे। लेखक बताते हैं कि जब वे 9वीं कक्षा में थे, एक बार गांव के एक व्यक्ति ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय मर गया। घर में कोई पुरुष नहीं था, तो माँ ने मजबूरी में लेखक को खाल उतारने के लिए भेज दिया। यह उनका पहला ऐसा अनुभव था। यह देखकर माँ रो पड़ी और भाभी ने कहा, इनसे यह काम मत कराओ, भूखे रह लेंगे पर इस गंदगी में मत घसीटो। भाभी के यह शब्द लेखक के दिल में हमेशा के लिए बस गए। लेखक अंत में कहते हैं कि मैं उस गंदगी से निकल आया, लेकिन आज भी लाखों लोग उसी जिंदगी में जी रहे हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन प्रसिद्ध कवि मलयज की डायरी का एक अंश है। मलयज की ये डायरियां उनकी कविताओं और आलोचनाओं जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। इन डायरियों में उनके संवेदनशील स्वभाव, जीवन दृष्टि और आत्मचिंतन का चित्र मिलता है। मलयज लिखते हैं कि डायरी लिखना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमारे किए गए सभी अच्छे बुरे कामों की गवाह बन जाती है। वे रानी खेत में लिखते हैं कि मिलिट्री की छावनी के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पेड़ों के दर्द और उनकी मौन चीख को नहीं समझ रहा।
पोस्ट ऑफिस के सामने खड़े 11 देवदार के पेड़ों को देखकर वे सोचते हैं, ये 11 ही क्यों हैं, 12 या 10 क्यों नहीं। कौवों की कतार देखकर वे अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। कौसानी में वे डाक से आने वाली चिट्ठी का इंतजार करते हैं। चिट्ठी ना आने पर वे निराश और अकेला महसूस करते हैं। शाम को सूचना केंद्र में वे एक अधेड़ व्यक्ति बलभद्र ठाकुर से मिलते हैं, जो किताबों के छपने पर चर्चा कर रहा होता है। यह व्यक्ति उन्हें प्रभावित करता है। बारिश के दिन वे नेगी परिवार के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। वह उनके मकान और उनकी बूढ़ी माँ का रंगीन स्केच बना कर देते हैं, जो बाद में जगत सिंह की भाभी के कहने पर उन्हें देना पड़ता है। वे एक छोटी 7-8 साल की लड़की से सेब खरीदते हैं, जो इतनी नन्ही होती है कि सेब ठीक से काट भी नहीं पाती। इन छोटी छोटी घटनाओं में मलयज की संवेदनशीलता और करुणा झलकती है। 25 जुलाई 1980 की डायरी का हिस्सा सबसे प्रभावी है। लेखक यहाँ अपने भीतर के डर को स्वीकार करते हैं। वे बताते हैं कि घर में किसी को बीमार देखकर उन्हें डर लगता है कि कहीं उसे कोई गंभीर बीमारी ना हो। अगर कोई घर का सदस्य बाहर गया हो या देर से लौटे तो वे तब तक चिंतित रहते हैं जब तक वह सुरक्षित घर नहीं आ जाता। यहाँ तक कि पार्क में खेलते बच्चे देर से लौटें तो भी वे डर और बेचैनी से भर जाते हैं। यह निबंध एक संवेदनशील मनुष्य के अकेलेपन, भय और मानवीय संवेदनाओं को उजागर करता है। लेखक बाहर से हंसता है, लेकिन भीतर गहराई में अकेलापन और डर से घिरा रहता है। तीरिच, उदय प्रकाश। तीरिच कहानी उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध उत्तर आधुनिक त्रासदी है। यह कहानी एक बेटे के नज़रिए से लिखी गई है, जो अपने बाबूजी पिता को याद करता है, जो गांव में रहते थे और बाद में शहर में जाते हैं, जहां उनके साथ दुखद घटनाएं घटती हैं। कहानी में जादुई यथार्थ की झलक मिलती है। कहानी के अनुसार पिताजी 55 वर्ष के थे, दुबले पतले, कम बोलने वाले और गहरे सोचने वाले इंसान। वे परिवार के लिए एक रहस्य थे। लेखक को लगता था कि उनके पिता दुनिया की सारी भाषाएं जानते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी भी बहुत अर्थपूर्ण और गंभीर लगती थी। लेखक और उनकी माँ हमेशा कोशिश करते थे कि बाबूजी अपनी शांत रहस्यमयी दुनिया में चैन से रहें। लेखक को अक्सर सपने में तीरिच आता था। तीरिच एक अत्यंत जहरीला विष खाकर छिपकली जैसे जीव होता है, जो काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहरीला बताया गया है। कहा जाता है कि यदि उसकी नजर किसी पर पड़ जाए तो वो उसका पीछा करता है। कहानी में बताया गया है कि एक बार बाबूजी को जंगल में तीरिच ने काट लिया था। गांव के लोग इकट्ठा हुए और पास के गांव का चटुआ नाई अरंड के पत्ते और राख से जहर उतारने आया। बाबूजी को गांव से बहुत प्रेम था। उन्हें शहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे केवल मजबूरी में ही शहर जाते थे। गांव के रास्ते तो उन्हें पूरी तरह याद थे, पर शहर में वे भटक जाते थे। एक दिन बाबूजी कोर्ट के काम से शहर गए, लेकिन उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। रास्ता भूल जाने के कारण वे गलत दिशा में चले गए और लोगों ने उन्हें पागल, चोर या शराबी समझकर मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्हें पत्थरों से मारा गया, बहुत यातनाएं दी गई और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी कई हड्डियां टूट गई थीं, दाईं आंख फूट चुकी थी, कॉलर बोन टूट गई थी और मृत्यु ज्यादा खून बहने और मानसिक सदमे से हुई थी, किसी जहर या तिरिच के काटने से नहीं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की निर्दोष मृत्यु की कथा है, जो साधारण, संवेदनशील और शांत जीवन जीना चाहता था, पर समाज की संवेदहीनता और क्रूरता का शिकार बन गया। शिक्षा, जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा पाठ कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक संभाषण यानी बातचीत पर आधारित है। इसमें जय कृष्ण मूर्ति ने सच्ची शिक्षा के महत्व को समझाया है। वे कहते हैं कि सच्ची शिक्षा मनुष्य को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्य की ओर ले जाना है और जीवन को समझना है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन स्वयं एक संघर्ष है, जिसमें ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, वासना, भय, सफलता और चिंता जैसी भावनाएं शामिल हैं। शिक्षा हमें इन सब को समझने और उनसे मुक्त होने की शक्ति देता है। वे कहते हैं कि सच्ची शिक्षा हमें भय से मुक्ति करती है। बचपन से ही हमें ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां भय और दबाव न हो, जहां हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें और समझ सकें। इसका ये अर्थ नहीं कि हमें मनमानी की आज़ादी मिले,
बल्कि ऐसी स्वतंत्रता मिले जहां हम जीवन की सच्चाई को जान सकें। कृष्ण मूर्ति के अनुसार जहां भय होता है वहां मेधा यानी बुद्धि नहीं होती। मेधा वही शक्ति है जो भय और सिद्धांतों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से सोचती है और सत्य की खोज करती है। आज की दुनिया डर, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से भरी हुई है। हर व्यक्ति प्रतिष्ठा, सम्मान और शक्ति के लिए किसी न किसी को विरुद्ध खड़ा है। ऐसे समाज में सच्ची शिक्षा का कार्य है हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समझ का वातावरण देना, ताकि वह जान सके कि वह वास्तव में क्या करना चाहता है और किस कार्य में आगे बढ़ सकता है। कड़बक, मलिक मोहम्मद जायसी। यह पंक्तियां पद्मावत महाकाव्य के कड़बक भाग से ली गई है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस कविता में कवि ने प्रेम की गहराई और उसकी पीड़ा का सुंदर वर्णन किया है। जायसी कहते हैं कि इस कविता को वही समझ सकता है जिसने प्रेम की सच्ची वेदना को महसूस किया हो। कवि के अनुसार प्रेम को रक्त जैसी गूंद से जोड़ा गया है और उसकी गहराई को आंसुओं से सींचा गया है। कवि यह जानता है कि जगत में उसकी यही रचना कविता उसकी पहचान बनकर रह जाएगी। कवि आगे कहते हैं कि अब कहाँ है राजा रत्नसेन जो इतने पराक्रमी थे, कहाँ है वह सुआ जो बुद्धिमान था, कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तान या वह राघव चेतन जिसकी शान का इतना वर्णन हुआ था, कहाँ है वह विश्व सुंदरी रानी पद्मावती। अब वे सब इस संसार में नहीं हैं, सिर्फ उनकी कहानियां और कृति शेष हैं। कवि कहते हैं कि जैसे फूल मुरझा जाते हैं पर उनकी सुगंध रह जाती है, उसी प्रकार इन महान व्यक्तियों का नाम और यश आज भी लोगों के मन में जीवित है। किसी ने अपने यश को नहीं बेचा, न ही उसका मूल्य लिया, बस अपने कर्मों और प्रेम के कारण वे अमर हो गए। पद, कवि सूरदास। यह पद सूरदास की प्रसिद्ध कृति सूरसागर से लिया गया है। इसमें कवि ने माता यशोदा और बालक कृष्ण के स्नेहपूर्ण संबंधों का बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। पहले पद में माता यशोदा अपने सोए हुए बालक कृष्ण को उठाने के लिए कहती हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर, अब कमल के फूल खिल गए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, गायें रंभा रही हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही हैं, अंधेरा मिट रहा है और चारों ओर सूर्य की रोशनी फैल रही है। कवि ने इस दृश्य के माध्यम से प्रभात काल की सुंदरता और माँ के वात्सल्य भाव को दिखाया है। दूसरे पद में कृष्ण के भोजन करने का दृश्य है। बालक कृष्ण अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं और कुछ जमीन पर गिरा देते हैं। उनके सामने कई तरह के व्यंजन रखे हैं, पर उनका मन तो दही और माखन में ही लगा है। वे अपने छोटे छोटे हाथों से माखन उठाकर मुंह में डालते हैं। इस दृश्य को देखकर माता यशोदा और नंद बाबा का मन आनंद से भर जाता है। कवि कहते हैं कि जिस किसी को कृष्ण का यह झूठा अस्पृशित अन्न मिल जाए वह अपने को धन्य और भाग्यशाली समझेगा। पद, कवि तुलसीदास। यह पद तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पद में कवि ने माता सीता से विनम्र प्रार्थना की है कि वे श्री राम को उसकी याद दिला दें। कवि कहते हैं, हे जगत जननी माता सीता, जब आपको अवसर मिले तो कृपया प्रभु श्री राम को मेरा स्मरण करा देना। यदि प्रभु यह पूछें कि वह कौन है तो आप उन्हें मेरा नाम और दुख भरी दशा बता देना। कवि को विश्वास है कि जैसे ही श्री राम उसके बारे में सुनेंगे उनकी कृपा से उसका दुख मिट जाएगा। वह स्वीकार करता है कि वह निकम्मा और पापी है जो अपना पेट भरने के लिए राम का नाम लेता है, फिर भी वह माता सीता का दासी का दास है। कवि कहते हैं कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, मुझे आपकी कृपा रूपी भोजन का एक निवाला चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे दानी दशरथ नंदन श्री राम, आप दीनों और दुखियों पर दया करने वाले हैं, मुझ पर भी कृपा करें जो सुबह से आपके द्वार पर बैठा है। इस प्रकार यह पद एक भक्त के सच्चे विनम्र भाव, उसकी भक्ति, समर्पण और प्रभु के प्रति गहरी श्रद्धा को प्रकट करता है। छप्पय, कवि नाभादास। यह छप्पय नाभादास की प्रसिद्ध कृति भक्तमाला से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त कवि कबीरदास और सूरदास दोनों के व्यक्तित्व, गुणों और काव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। नाभादास जी कहते हैं कि कबीरदास ने हृदय की भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है।
उन्होंने यज्ञ, व्रत, दान, पूजा पाठ और बाहरी आडंबरों को तुच्छ बताया है। कबीर जी ने कभी किसी धर्म या जाति के प्रति पक्षपात नहीं किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए समान दृष्टि रखते थे। उनकी रचनाएं रामायणी और शब्दी इस बात का प्रमाण है। इसके बाद नाभादास जी सूरदास के गुणों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सूरदास की रचनाएं युक्ति, चमत्कार और अनुप्रास अलंकारों से भरी होती हैं। उनके पद प्रेम और माधुर्य से ओतप्रोत हैं। सूरदास की कविताएं मुख्यतः श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित हैं, जिनमें उनके जन्म, कर्म, रूप और गुणों का सुंदर वर्णन मिलता है। नाभादास जी कहते हैं कि जो कोई भी सूरदास की कविताएं सुनता है, उसका मन और बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। उनकी रचनाओं की सुंदरता और सच्चाई इतनी गहरी है कि कोई भी व्यक्ति उन्हें गलत नहीं कह सकता। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। कवित्व, कवि भूषण। यह कवित्व प्रसिद्ध वीर रस के कवि भूषण द्वारा रचित है। इसमें कवि ने अपने प्रिय नायकों शिवाजी महाराज और महाराजा छत्रसाल की शक्ति, पराक्रम और वीरता की प्रशंसा की है। पहले भाग में कवि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे इंद्र का राज यमराज पर, राम का रावण पर, शिव का रति के पति कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर और कृष्ण का कंस पर है, उसी प्रकार वीर शिवाजी का राज तुच्छ मलेच्छों, विदेशी आक्रमणकारियों पर है। कवि ने इस तुलना के माध्यम से शिवाजी के अपराजय बल और शौर्य को दर्शाया है। दूसरे भाग्य में कवि महाराजा छत्रसाल के शौर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब छत्रसाल की तलवार मयान से निकलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य से प्रलयंकारी किरणें निकल रही हों। उनकी तलवार दुश्मनों की गर्दनों पर नागिन की तरह लिपट जाती हैं। जब उनकी तलवार चलती है तो लगता है जैसे वह भगवान शिव और माँ काली को प्रसन्न करने के लिए मुंडों की माला और रक्त की आहुति दे रही हो। इस प्रकार कवि भूषण ने अपने कवित्व में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, तेज और धर्म रक्षा के संकल्प की महान प्रशंसा की है। तुमुल कोलाहल कलह में, कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता तुमुल कोलाहल कलह में उनके प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का एक अंश है। इसमें नायक और नायिका के माध्यम से कवि ने मनुष्य की भावनाओं और मनोवृत्तियों को व्यक्त किया है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय यानी भावना की प्रतीक है और इड़ा बुद्धि यानी विवेक का प्रतीक है। इस कविता में श्रद्धा कहती है, हे मन, इस दुनिया के शोर, झगड़े और अशांति के बीच मैं तेरे हृदय की सच्ची आवाज हूँ। जब तू थक जाता है, जब तेरी आंखों में नींद उतरती है, तब मैं तेरे भीतर शांति और सुकून बनकर आती हूँ। मैं उस अंधकार रूपी कोहरे में सुबह की पहली किरण हूँ जो हर दिल में आशा की रोशनी जगाती है। मैं वह सरस बरसात हूँ जिसके लिए मरुस्थल की सूखी धरती और चातक पक्षी पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं। जब पूरा संसार निराशा के बादलों से ढक जाता है, तब मैं उस अंधेरे में आशा का वह फूल हूँ जो हर जीवन को सुगंध, सुकून और नई ऊर्जा से भर देता है। इस प्रकार यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन के शोर, थकान और निराशा के बीच अगर हमारे अंदर श्रद्धा और आस्था की रोशनी बनी रहे तो हम हर अंधकार में भी आशा और शांति पा सकते हैं। पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध काव्य संग्रह मुकुल से ली गई है। इस कविता में कवियत्री ने एक माँ के हृदय की गहरी पीड़ा को व्यक्त किया है जिसने अपने प्यारे पुत्र को खो दिया है। माँ कहती हैं, जिस बच्चे को मैंने हमेशा सीने से लगा कर रखा, जिसके चेहरे पर जरा सी उदासी देखकर मैं रात रात भर नहीं सो पाती थी, जिसके लिए मैंने असंख्य देवी देवताओं से प्रार्थनाएं की, उसे दूर होते देख अब मेरा हृदय तड़प रहा है। मुझे अब एक पल की भी शांति नहीं है। काश मेरा बेटा एक बार मेरे पास लौट आता तो मैं उसे प्यार से समझाती कि भले ही उसके पिता या भाई बहन उसे भूल जाएं, पर एक माँ जिसने उसे 9 महीने गर्भ में पाला, वह अपने मन को कैसे समझाए कि उसका बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। कवियत्री बताती हैं कि माँ का हृदय अपने बच्चे के बिना खाली हो जाता है।
और यह वियोग इतना गहरा होता है कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऊषा, कवि शमशेर बहादुर सिंह। प्रसिद्ध कविता ऊषा के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता में कवि ने भोर यानी सुबह होने के समय की सुंदरता और उस पल के सौंदर्य का अत्यंत कोमल चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि भोर का आकाश शंख की तरह नीला दिखाई देता है। बादलों से घिरा हुआ वह नीला आकाश मानो शंख की चमक जैसी छटा बिखेर रहा हो। आंगन में रखा मिट्टी का चूल्हा अभी गीला है और भोर के समय का अंधकार काली सिल के समान लगता है जिस पर मसाले पीसे जाते हैं। जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उस काली सिल पर लाल केसर फैला दी हो और अंधकार सूर्य की लालिमा भरी रोशनी से धुल गया हो। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया से रंग भर दिया हो। इसके बाद जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले जल से कोई गोरी सुंदर स्त्री बाहर आ रही हो। धीरे धीरे जब सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है तो उषा यानी भोर की लाली का वह जादुई सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जन जन का चेहरा एक, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा एक मानव जीवन की एकता, समानता और साझा भावना को व्यक्त करती है। कवि बताते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति किसी देश, प्रांत या जाति का क्यों न हो, सभी मनुष्यों का दुख, संघर्ष और भावनाएं एक जैसी हैं। कवि कहती हैं कि एशिया, यूरोप और अमेरिका, हर देश की धूप, गलियों और जीवन की लय एक जैसी है। जब लोग दुख या संकट में होते हैं तो उनके चेहरों पर पड़ने वाली झुर्रियां और लकीरें भी समान लगती हैं। जब जनता एक साथ जोश में अपनी मुट्ठियां बांधती हैं तो उन मुट्ठियों का लक्ष्य और संकल्प भी एक ही होता है। धरती के चारों ओर जितनी भी जनता है वह असल में एक ही मानवता का परिवार है। जब जनता क्रोधित होती है तो उसका क्रोध लाल जलते हुए सूर्य की तरह प्रखर होता है। उस क्रोध का संकेत, उसका स्वर हर जगह एक जैसा होता है। फिर कवि नदियों का उदाहरण देते हैं जैसे गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन और मिसौरी। वे कहते हैं कि इन सब की वेदना, धारा और संगीत एक समान है। जैसे ये नदियाँ प्यार से धरती को सींचती हैं वैसे ही क्रोधित होने पर दुष्टता को बहा ले जाती हैं। कवि को विश्वास है कि जब आशा की लाल किरणें अंधकार को मिटाएंगी तो सबका स्वर्ग, सुख और प्रकाश एक जैसा होगा। हर इंसान के भीतर जो ज्ञान, सत्य और क्रांति की ज्वाला जल रही है वह सभी में समान है। लाखों गरीब और असहाय लोगों की वेदना भी एक है और उनके दिल में जलता साहस का सितारा भी एक जैसा है। कवि कहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। हर जगह कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है जो सबको एक कर देती है। लेकिन दुनिया में शोषक, चोर और अत्याचारी भी एक जैसे ही हैं जो लोगों को पीड़ा देते हैं। लोगों के माथे की चिंता की लकीरें और दिल की ज्वाला भी एक जैसी हैं। अंत में कवि कहते हैं, चाहे हम किसी भी देश या प्रदेश के हों, हम सबका चेहरा, दुख, संघर्ष और सपना एक है। सच में जन जन का चेहरा एक है। अधिनायक, रघुवीर सहाय। कवि रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। यह कविता एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें कवि ने लोकतंत्र में छिपे हुए अधिनायकवाद यानी तानाशाही पर करारा प्रहार किया है। कवि कहते हैं, राष्ट्रीय गीत में जिस व्यक्ति को भारत का भाग्य विधाता कहा गया है वह वास्तव में कौन है? यह कौन सा व्यक्ति है जिसका गुणगान हर गरीब और आम आदमी करता है, जो फटे पुराने कपड़े पहने भी उसकी स्तुति गाता है परंतु खुद उस अधिनायक को कभी पहचान नहीं पाता। कवि आगे कहते हैं, वह कौन है जो छाता और चवर से युक्त टमटम पर सवार होकर मखमल के वस्त्र और पगड़ी पहनकर बल्लम और तुरही के साथ आता है? इस लोकतंत्र में वह कौन है जो तोपों की सलामी लेता है, ढोल बजवाता है और अपनी ही जय जयकार सुनवाता है? राष्ट्रीय पर्वों पर
जब गरीब जनता नंगे पांव उसकी एक झलक पाने के लिए आती है तो वे कंकाल जैसी थकी और भूखी भीड़ दिखाई देती है। उन्हीं गरीबों के सीने पर तमगे मेडल सजाने वाला यह कौन है? कवि बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से पूछते हैं। राष्ट्रीय गीत में जिसका नाम जन गण मन अधिनायक लिया गया है, वह महाबली कौन है जिसका बाजा रोज बजता है और जिसे देखकर डरी हुई जनता मजबूरी में उसका गुणगान करती है? कवि ने इस कविता में उन शासकों और नेताओं की बनावटी महिमा पर व्यंग किया है जो जनता के नाम पर शासन करते हैं पर वास्तव में जनता का शोषण और डर ही फैलाते हैं। कविता यह प्रश्न उठाती है कि क्या हमारा अधिनायक सच में जनता का है या केवल सत्ता का प्रतीक बन गया है? प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से ली गई है। इस कविता में कवि ने कर्म, श्रम और मेहनतकश जीवन की महत्ता को बड़े सरल और भावनात्मक ढंग से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि कर्म ही असली लोहा है। वे कल्पना करते हैं कि जब वे अपनी प्यारी बेटी से पूछेंगे, बता बेटा कहाँ कहाँ लोहा है, तो वह आसपास की चीजों की ओर देखकर कहेगी, चिमटा, करछुल, सिगड़ी, सब में लोहा है। तब कवि उनकी पत्नी और पूरा परिवार उसे धीरे धीरे समझाएगा कि असल लोहा ये चीजें नहीं हैं बल्कि हमारा काम है। जो हम काम करते हैं, जो मेहनत हम लगाते हैं, वही सच्चा लोहा है। कवि कहते हैं कि हर वह आदमी जो अपने बेटे को कंधे पर उठाता है या अपनी बेटी के लिए प्यारा दुल्हा ढूंढता है, वह मेहनत और जिम्मेदारी का लोहा है। हर वह व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करके अपना जीवन चलाता है, वह भी लोहा है। हर वह औरत जो दबी सताई गई है फिर भी जीवन का बोझ उठाती है, वह भी सच्चा लोहा है। अर्थात वह दृढ़, साहसी और अटूट शक्ति की प्रतीक है। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि सच्चा लोहा वस्तुओं में नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म, मेहनत और संघर्ष में छिपा होता है। जो इंसान अपने जीवन की कठिनाइयों को झेलकर आगे बढ़ता है, वह ही असली लोहा है, अडिग और अटूट। हार जीत। कवि अशोक वाजपेयी। कवि अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं से ली गई है। यह एक गद्य कविता है जिसमें कवि ने राजनीति, युद्ध, शासक वर्ग और आम जनता के बीच के कटु यथार्थ को उजागर किया है। कवि बताते हैं कि आज के नागरिकों को यह भी नहीं पता कि उनका राजा या शासक कौन है और उनका शत्रु कौन है। उन्हें बस इतना बताया गया है कि हम जीत गए हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि कौन जीता है, जनता या शासक। कवि कहते हैं कि नागरिकों को यह भी नहीं पता कि युद्ध में कितने सैनिक गए थे और कितने वापस लौटे हैं। यहाँ तक कि मरने वालों की सूची भी प्रकाशित नहीं की गई है, यानी आम जनता से सच्चाई छिपाई जाती है। कविता में एक बूढ़े व्यक्ति का उल्लेख आता है जो चमड़े के थैले में पानी रखता है और कहता है, हम जीते नहीं हैं, एक बार फिर हार गए हैं। जबकि बाहर गाने बजाने और उत्सव का माहौल है। लोग समझते हैं कि वे जीत कर लौटे हैं, पर वास्तव में यह जीत नहीं, हार की वापसी है। कवि व्यंग्य पूर्वक कहते हैं कि अच्छा हुआ उस बूढ़े व्यक्ति पर सिर्फ सड़क सींचने की ही जिम्मेदारी है, सच बोलने या इतिहास लिखने की नहीं, क्योंकि जिन पर सच लिखने की जिम्मेदारी है वे शासकों के गुलाम बन चुके हैं और झूठी जीत का जश्न मना रहे हैं। इस कविता में कवि ने यह दिखाया है कि सत्ता और इतिहास अक्सर झूठ बोलते हैं। सच्ची जीत जनता की नहीं बल्कि शासकों की होती है। कवि का संदेश है कि युद्ध और राजनीति की असली हार जनता की होती है, भले ही दुनिया उसे विजय का नाम दे। गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति। कवि ज्ञानेंद्र पति की कविता गांव का घर उनके कविता संग्रह संश्यात्मा से ली गई है। इस कविता में कवि ने गांव की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली में आए बदलाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि गांव के घर की वह चौखट और दहलीज जहां से घर का बाहरी भाग शुरू होता था, अब बस स्मृति बनकर रह गई हैं।
वह सहजन का पेड़ जिससे औरतें अपनी बिंदी चिपकाने के लिए गोंद निकाला करती थी, अब नहीं दिखाई देता। घर की वह दहलीज जो मर्यादा की सीमा थी, जहां घर में प्रवेश करने से पहले बुजुर्गों को खांसकर या जंजीर हिलाकर संकेत देना होता था, वह भी खो गई है। पहले घर की औरतों को बिना नाम लिए मर्यादा से पुकारा जाता था और बड़े बुजुर्ग ही घर के सारे निर्णय लेते थे। लेकिन अब यह सब बदल चुका है। गांव के घरों की चौखटें जो पहले शंख की आकृति जैसी होती थीं, अब मिट चुकी हैं। घर की गेरू और गोबर से लिपी दीवारों पर बूढ़े ग्वाले दादा दूध से अंगूठे का निशान लगाते थे। महीने के अंत में उसी से दूध का हिसाब किया जाता था। ऐसी सरल परंपराएं अब इतिहास बन चुकी हैं। कवि बताते हैं कि अब गांव में पंचायत की ईमानदारी और पंच परमेश्वर का न्याय नहीं रहा। बिजली और बल्ब तो हैं, लेकिन रोशनी गायब है। कभी कभी आती है, ज्यादातर कटी रहती है। पहले बेटों की शादी में लालटेन दहेज में मिलती थी, अब उसकी जगह टीवी ने ले ली है। घर में लालटेन अब भी हैं, पर वह दीवार के आलों में कैलेंडरों से ढकी पड़ी रहती है। कवि कहते हैं कि पहले होरी, चैती, बिरहा और आल्हा जैसे लोकगीतों की ध्वनियां गूंजती थी, अब वहां अनसुना शोक गीत सुनाई देता है। सिर्फ शोर और बेचैनी रह गई है। पहले जब सर्कस शहर से गांव आता था, तो गांव के लोग दूर से उसकी रोशनी देखकर खुश हो जाते थे। लेकिन अब न सर्कस बचा, न वह उल्लास। अब हाथियों को उनके गजदंतों दांतों के लिए मारा जा रहा है। उनके पद चिन्हों से उनका पीछा करके उन्हें गिरा दिया जाता है। आज जो शहर से बुलावा आता है, वह सर्कस देखने के लिए नहीं, बल्कि अदालतों और अस्पतालों के लिए आता है। कवि अंत में कहते हैं कि इन सब परिवर्तनों ने गांव की रीढ़ तोड़ दी है। वह गांव जो कभी परंपरा, संगीत और सरलता का प्रतीक था, अब अपनी ही पहचान खो चुका है। यह कविता गांव की मिटती हुई संस्कृति और टूटती पहचान का चित्र है। कवि बताते हैं कि आधुनिकता की चमक में गांव की आत्मा, मर्यादा और सरलता धीरे धीरे मिटती जा रही हैं।